जय हिंद दोस्तों। आप लोगों ने तो पिछले वीडियो में समझ लिया है कि आधुनिक भारत के इतिहास में हमें कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ने हैं। और साथियों, जब मैं इसे पढ़ाना शुरू करूंगा तो आप लोग बस इतना कीजिएगा कि इसका नोट्स अगर हो सके तो लिख के रख लीजिएगा, ताकि आपको अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में फ़ायदा करेगा और उसके अलावा आप इसका रिवीजन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम अपना पहला टॉपिक जो है यूरोपीय कंपनियों का आगमन, इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसमें हम लोग देखेंगे कि यूरोपीय कंपनियों के भारत में आने का क्रम क्या था। तो इसके तहत देखेंगे दोस्तों कि सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी भारत आई थी, उसके बाद डच कंपनी भारत आई, उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, उसके बाद में आई डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी तथा उसके बाद स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। साथियों, बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि ये जो कंपनियां हैं भारत में आने का इनका क्रम पूछ लेता है। 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें पूछेगा कि ये जो कंपनी है ये इनको क्रम में सजाइए कि कौन पहले आया, कौन बाद में आया, कौन उसके बाद में आया, ऐसे क्रम। तो इसको मतलब याद करने के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक ट्रिक बनाया है। इसके मदद से आप लोग इसे याद कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो ये ट्रिक देखिए दोस्तों, आप लोगों के सामने है। ये है, जैसे है पुड, अर्ड और फस। बस ये 3 शब्द को आपको याद करना है। इससे आप इस ट्रिक को आसानी से याद कर लीजिएगा। जैसे प से हो गया पुर्तगाली, अ से हो गया अंग्रेज, यहाँ पे ड छूट गया, ड से हो गया डच, और यहाँ पे ड का मतलब है डेनिश। उसके आगे देखिए दोस्तों, फ्रांस, फ से हो गया फ्रांसीसी, स से हो गया स्वीडिश, पुड अर्ड फस। और इससे आप लोग जो जो यूरोपीय कंपनी भारत में आई थी उसका क्रम याद कर सकते हैं कि ये कंपनियां भारत में कब आई हैं, कौन सबसे पहले आया है और कौन सबसे बाद में आया है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें हम अब लोग सबसे पहले जो कंपनी आई है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले कौन सी कंपनी आई है? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। हम लोग अब उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा, कौन? वास्को डिगामा समुद्री मार्ग से केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत आया था। केप ऑफ गुड होप को ही उत्तमासा अंतरीप कहते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि केप ऑफ गुड होप का अन्य नाम क्या है, या फिर उत्तमासा अंतरीप का अन्य नाम क्या है, और जो वास्को डिगामा थे ये किस रास्ते से होकर भारत में आए थे। ये क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं, तो इसको ज़रूर देखना है, याद करना है। उसके आगे देखिए दोस्तों, वास्को डिगामा जो है वो भारत में 17 मई 1498 ईस्वी को केरल के कालीकट नामक स्थान पे पहुँचे थे। किस स्थान पे पहुँचे थे? कालीकट नामक बंदरगाह पर पहुँचे थे। और यहाँ पर उनका स्वागत जो वहाँ के स्थानीय शासक थे जमोरिन, किसने? जमोरिन ने किया था। वहाँ पर इनका स्वागत किसने किया? जमोरिन ने। एक बात और है दोस्तों, यहाँ पे जो भारत आने के क्रम में जब पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा उत्तमासा अंतरीप पर पहुँचे थे तो वहाँ से इनके पथ निर्देश किसने दिया था? तो अब्दुल मनीद ने दिया था। ये नाम जरूर याद रखिएगा, अब्दुल मनीद। इन्होंने ही इनको रास्ता दिखाया था कहाँ का? भारत आने का। ये जो अब्दुल मनीद थे ये एक क्या थे? व्यापारी थे। उसके आगे देखिए दोस्तों, जब वास्को डिगामा भारत से वापस गया तो वह भारत से बहुत से मसाले, भारत से क्या ले गया? मसालों को अपने साथ नाव पर ले गया। अब वहाँ वो जब यहाँ पर आया था तो उसने देखा कि यहाँ से किस चीज़ का व्यापार किया जा सकता है, तो वो अपने साथ मसालों को यहाँ से ले गया। जब वास्को डिगामा यहाँ से मसालों को ले गया तो इन मसालों को उसने यूरोपीय बाज़ार में बेचा। यूरोपीय बाज़ार में जब उसने इन मसालों को बेचा तो इसके बेचकर उसने बहुत ही अधिक लाभ कमाया। ठीक है दोस्तों, उसने इससे बहुत ही अधिक लाभ कमाया।
आप लोगों को तो पता ही होगा कि केरल मसालों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसके साथ ही पुर्तगाल का भारत के साथ व्यापार संबंध शुरू हो गया। इसके बाद देखिए दोस्तों, जब भारत के साथ व्यापारिक संबंध शुरू हो गया तो उन्होंने भारत में अपनी व्यापारिक कोठी बनाना शुरू किया, जहाँ से वे लोग अपना सामान बनाते थे। फैक्ट्री वहाँ पे स्थापित किए थे और वहीं से उन लोग अपना सामान कहीं भी ले जाना हो या फिर ले आना हो या फिर वहाँ से ले जाकर कहीं बेचना हो तो वे सब काम वहीं से उनका संपन्न होता था। तो इस क्रम में पुर्तगालियों ने अपना पहला व्यापारिक कोठी, जो उनका पहला व्यापारिक कोठी था, उन्होंने कहाँ पे बनाया? कोचीन में बनाया। कितने ईस्वी में? 1503 ईस्वी में। ये सभी जो पॉइंट हम आपको बता रहे हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उन्होंने अपना पहला व्यापारिक कोठी कहाँ बनाया? पुर्तगाल में बनाया। और कितने सन में बनाया? तो 1503 ईस्वी में बनाया। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, दूसरी व्यापारिक कोठी कब बनाई? 1505 ईस्वी में। कहाँ बनाया? कन्नूर में बनाया। उसके बाद जब इन लोगों का व्यापार धीरे धीरे बढ़ता गया तो मतलब पुर्तगालियों के व्यापार को देखने के लिए, देखभाल करने के लिए एक अधिक कार्यकुशल व्यक्ति की आवश्यकता पड़ी। तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा को प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनाकर भारत भेजा गया। फ्रांसिस्को द अल्मेडा को प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनाकर भारत भेजा गया। ठीक है। और ये जो फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत आया, इसने नीले जल की नीति चलाई। क्या चलाई? नीले जल की नीति चलाई तथा स्वयं को सागर सम्राट कहा। अब ये दोस्तों नीले जल की नीति क्या है? नीले जल की नीति के तहत इसने भारतीय जो उपमहाद्वीप है इसके आसपास के सागर पर अपना आधिपत्य जमाना शुरू किया ताकि इन लोगों का व्यापार अच्छे से चल सके। उसके बाद दोस्तों देखिए, ये सब कार्य तो इन लोगों का बिजनेस व्यापार बढ़िया से चल रहा था। उसके बाद जब ये दूसरा पुर्तगाली वायसराय बनकर आया अल्फांसो द अल्बुकर्क, इसने क्या सोचा कि हमारा अभी तो कार्यकाल बढ़िया से चल ही रहा है, इसने भारत की राजनीति में अपना कदम रखना चाहा। ठीक है। तो दोस्तों अल्फांसो द अल्बुकर्क यह भारत में दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था। यह भारत में कौन था? दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि किसने गोवा को जीता? तो अल्फांसो द अल्बुकर्क ने जीता। और किससे जीता? तो यूसुफ आदिल शाह से जीता। कितने ईस्वी में? 1510 ईस्वी में जीता। उसके बाद इसने 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हारमुज जल संधि पर अधिकार कर लिया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, फारस की खाड़ी क्या है? तो ईरान का ही प्रारंभिक नाम, जो पहले ईरान का नाम था वही फारस था, और जो ईरान के पास की खाड़ी है तो उसी को फारस की खाड़ी कहा जाता है। और इसके बाद दोस्तों ये भी जानना जरूरी है कि हारमुज जल संधि क्या है। तो ये जो फारस की खाड़ी है और उसी के समीप में क्या है? ओमान की खाड़ी। इन दोनों खाड़ियों को आपस में जो जल संधि जोड़ती है उसी को कहते हैं हारमुज जल संधि। ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो है अगला गवर्नर बन के आया कौन? नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा ने क्या किया कि जो यहाँ पे गोवा को जीता था यूसुफ आदिल शाह से, उसको नीनो डी कुन्हा ने पुर्तगाली राजधानी बना दिया। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का राजधानी बना दिया। किसको? गोवा को। किसका राजधानी बनाया? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का राजधानी बनाया गोवा को। इसने भारत में कार्टेज अल्मेडा सिस्टम लगाया। किसने? नीनो डी कुन्हा ने। क्या लगाया? कार्टेज अल्मेडा सिस्टम। अब ये देखिए दोस्तों, कार्टेज अल्मेडा सिस्टम क्या है? ये जो एक सिस्टम है जिसके तहत पुर्तगालियों ने एक टैक्स लगा कर रखा था कि कोई भी कंपनी भारत से व्यापार करना चाहे तो उसके लिए पुर्तगालियों को एक टैक्स देना पड़ता था, नहीं तो इनके जो भी व्यापार करेगा, जो टैक्स नहीं देगा, उनके जहाज़ों को समुद्र में ही लूट लिया जाएगा। तो यही कार्टेज अल्मेडा सिस्टम था। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत की जब स्वतंत्रता हुई 1947 में, तो उस समय गोवा का गवर्नर कौन था? उस समय गोवा का गवर्नर जो पुर्तगाली ही था
वो था जोसे फेरेरे बोस्सा। इसका नाम था जोसे फेरेरे बोस्सा। उसके बाद देखिए दोस्तों 1987 में 56वां संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को भारत का 25वां राज्य बना लिया गया। गोवा को 1987 में भारत का 25वां राज्य बना लिया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों का पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे एक ठो वर्ड आया है जो क्या है, डच। तो हम लोग ये जानेंगे कि डच आखिर में किन्हें कहा जाता है, ये लोग कहाँ के निवासी थे। तो जो डच लोग थे ये मूलतः नीदरलैंड के निवासी थे। कहाँ के लोग निवासी थे, नीदरलैंड के निवासी थे। तो सबसे पहला जो डच यात्री था वो कार्नेलियन हाउटमैन था, जो 1595 या 96 ईस्वी में भारत में आया था। सबसे पहला डच यात्री कौन था, कार्नेलियन हाउटमैन था। और जब ये डच लोग भारत में आए तो इन्होंने भी अपना व्यापारिक कोठी भारत में खोला। तो डचों ने अपना व्यापारिक कोठी भारत में 1605 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में स्थापित किया। ठीक है, उसके बाद पुनः इन्होंने 1610 ईस्वी में पुलिकट में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की और अपने व्यापार को बढ़ाया। इनका इतिहास उतना कुछ खास रहा नहीं है वैसे। 1759 ईस्वी में वेदरा का युद्ध डचों तथा अंग्रेजों के बीच हुआ। किनके बीच, 1759 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ, वेदरा का युद्ध। किनके बीच हुआ, डच और अंग्रेज के बीच हुआ। ये दोनों अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे थे, जिसमें अंग्रेज जीते, अंग्रेज क्या हुए, विजयी हुए। और इस युद्ध के बाद ही डचों का पतन हो गया। इस वेदरा के युद्ध में कौन हार गए थे, वेदरा का युद्ध अंग्रेजों और डचों के बीच हुआ था, जिसमें डच बुरी तरह से हार गए थे और उन लोगों का पतन है जो है वो शुरू हो गया था। इस युद्ध के बाद इन लोगों का पतन शुरू हो गया था। उसके बाद देखेंगे दोस्तों कि ये जो युद्ध हुआ इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व फ्रांसिस फोर्ड ने किया। किसने किया, फ्रांसिस फोर्ड ने किया। तथा डच सेना का जो नेतृत्व है वो जीन बैप्टिस्ट रूसेल ने किया। ये एक ही व्यक्ति का नाम है, जीन बैप्टिस्ट रूसेल। एक बात और बता दें दोस्तों, इसमें इस युद्ध में मीर जाफर ने जो है अंग्रेजों का साथ दिया था। ये जो मीर जाफर था ये शुरू से ही अंग्रेजों के साथ था। इसने अपनी सेना को अंग्रेजों के साथ में लगा दिया था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, फिर हम अगली वीडियो में इसके आगे के जो यूरोपीय कंपनियां हैं उनके बारे में देखेंगे। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। बिना रिवीजन के आप लोगों को दोस्तों मतलब भूल जाएंगे। बार बार ये रिवीजन अगर कीजिएगा तो जल्दी भूलिएगा नहीं। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।